ये क्वेश्चन फंक्शंस एंड ग्राफ्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फॉर एनी रियल नंबर x हमें डिफाइन किया गया है लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इट इज लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 25 है, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर मालूम करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम एक बार समझ लें। मान लीजिए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 7। तो डेफिनेशन है लार्जेस्ट इंटीजर जो इसके इक्वल है या इससे लेस है। हमें सबसे पहले ढूंढने होंगे जो इंटीजर्स होंगे। तो 7 एक इंटीजर है, 6 एक इंटीजर है, 5 है। ये सारे इंटीजर्स इसके इक्वल है या उससे लेस है। उन सभी में हमें लार्जेस्ट ढूंढना है। इसका मतलब हमारा आंसर 7 होगा। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डील करते हैं, अगर x की वैल्यू एक इंटीजर है तब तो वही आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम एक नॉन इंटीजर नंबर ले लेते हैं, तो सबसे पहले हमें ढूंढने हैं इंटीजर जो या तो x के इक्वल हो या उससे कम हो। x के इक्वल तो कोई इंटीजर नहीं है, पर उससे कम इंटीजर कौन है? 2, 1, 0 एंड सो ऑन। इन सभी में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है। तो अगर x की वैल्यू एक इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू कहलाएगी। तो दो चीजें हम समझ सकते हैं। अगर x एक इंटीजर है तब तो वही आंसर है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर है वो हमारा आंसर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 से लेके और n तक पुट की। दैट मीन्स एक तो हम इसको सबसे पहले रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यहाँ पर सिग्मा हम n की वैल्यू 1 से लेके और n तक पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, जो है 1/5 प्लस n अपॉन 25। हम चाहते हैं ये आंसर 25 आ जाए ना। अगर ये एक्सप्रेशन 0.1 है तो भी इसका आंसर 0 होगा, 0.2 है तो भी आंसर 0 होगा, 0.999 हो जाए तो भी इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर 1 कब आएगा? जब ये वैल्यू या तो 1 हो तो 1 आएगा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, या फिर 1 से बड़ा कोई नंबर लेकिन 2 से छोटा, मे बी 1.999 भी हो जाए तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर एक काम करें, ये जो 1/25 है, पहले तो इसको हम थोड़ा सा वापस लिख लेते हैं, 5/25 कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। अब 5/25 प्लस n/25 को भी अगर हम रीराइट करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस n/25। n की हम कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पुट कर दें जिससे कि ये एक्सप्रेशन 25 हो जाए और 25/25 होने पर 1 हो जाए। तो अगर हम n की वैल्यू 20 यहाँ पर पुट कर दें तो ये 20 प्लस 5 25, 25/25 1, और उसका अगर हम यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी? 1। अब अगर हम n की जगह 20 की जगह 21 पुट कर दें तो आंसर 1 से थोड़ा बड़ा होगा, पर आंसर फिर भी 1 आएगा। तो अब हर बार आंसर 1 आता जाएगा। कब तक? जब तक कि हमारी ये ऊपर वाला वैल्यू को 25 से डिवाइड करने पर 2 नहीं आ जाता। 2 कब आएगा? अगर हम n की जगह 45 लिख दें। 45 प्लस 5 50, 50/25 करने पर हमारा यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इस एक्सप्रेशन का, वो क्या हो जाएगा? 2। इससे पहले हर बार हमें 1 मिलेगा। तो n इक्वल्स टू 20 से लेके और n इक्वल्स टू 44 तक हर बार हमें 1 मिलेगा। यहाँ भी 1 आंसर आएगा, यहाँ भी 1 आंसर आएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक टर्म्स काउंट करें तो ये टोटल 25 टर्म्स है, और 25 टर्म्स होने का मतलब है हमें 25 बार 1 मिलेगा, तो उनका सम, क्योंकि हम सिग्मा कर रहे हैं, वो 20 आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब है हमें ये n इक्वल टू 45 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं। हम n की वैल्यू 20 से लेके और 44 तक अगर सारी वैल्यूज लिखें, उन्हें ऐड करें तो आंसर 25 आएगा। दैट मीन्स हमारा ये जो n है, क्योंकि हम n की वैल्यू 1 से लेके n तक लिख रहे हैं, तो अगर हम n की वैल्यू 1 से लेके और 19 तक लिखते हैं तब तक तो हमें 0 ही मिलेगा हर बार। पर जैसे ही हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पहुंचते ही हमारा सम 25 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? n को। और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट n इज, और आंसर हम क्या मार्क करेंगे? 44। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट्स पर बेस्ड
एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं। ए बी सी हमारे पास में नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो हो जाता है तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती है। हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होता है तो हमारे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंट्रोल करता है। इसका मतलब है अगर a ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हर हालत में ग्रेटर देन जीरो होगा। आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लें। और अगर a लेस देन जीरो हो जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हर हालत में लेस देन जीरो होगा। आप चाहे कोई भी यहां पर वैल्यू ले लें x की जो रियल हो। दैट मीन्स एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। और ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया है वो मोर देन जीरो लिया है या लेस देन जीरो। यहां पर इट इज गिवन दैट एफ एम इज लेस देन जीरो। ना अगर एफ एम लेस देन जीरो है और सपोज इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू लेस देन जीरो है तो हम क्या कहेंगे, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। आप चाहे जो मर्जी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे इस एक्सप्रेशन में ये गिवन है कि एफ एम लेस देन जीरो है पर a इज मोर देन जीरो। तो अगर a मोर देन जीरो है तो एफ एम किसी भी हालत में लेस देन जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हर हालत में ना, क्योंकि एफ एम लेस देन जीरो है, अगर a लेस देन जीरो है तो सारी वैल्यूज x की हमारे काम की है। लेकिन अगर a मोर देन जीरो है तो x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है such that the coordinates of its three vertices A, B and C हमें गिवन है। The coordinates of the vertex D are, एक बेसिक प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1 and 1, B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3, 4, C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 8, D के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है, लेट अस से x एंड y। तो यह रूल बड़ा क्लियर है, ऑपोजिट वर्टिसेस के एब्सिसास का सम आपस में इक्वल होता है एंड ऑपोजिट वर्टिसेस के ऑर्डिनेट्स का सम भी आपस में इक्वल होता है। एब्सिसास रिप्रेजेंट करते हैं x की वैल्यू को और ऑर्डिनेट्स y की वैल्यू को। तो यहाँ पर x + 3 ये किसके इक्वल होगा, 1 एंड -2 के सम के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है -1, 3 राइट साइड चला गया, -4 आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम थर्ड ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते हैं। बट सेम रूल ऑर्डिनेट्स के भी लगेगा, y + 4 इज इक्वल टू 1 + 8, 8 + 1 9, 4 राइट साइड चला जाएगा, 9 - 4 5। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -4, 5। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। The number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children such that each child gets some balloons but no child gets an odd number of balloons is। जब हम इसके स्टैंडर्ड वेरिएशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में 10 आइडेंटिकल आइटम्स हैं और इन आइटम्स को हमें से 3 पर्सन्स में डिवाइड करना है, A, B एंड C में। अब यहाँ पर दो केसेस जनरली आते हैं हमारे सामने। एक केस जब जीरो अलाउड है, दैट मीन्स हम ये 10 के 10 आइडेंटिकल आइटम्स किसी एक पर्सन को दे सकते हैं और बाकी दो को कुछ भी ना दें। और दूसरा केस होता है जहां पर हमें कम से कम एक आर्टिकल तो हर एक पर्सन को देना ही पड़ता है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, अगर आप फॉर्मूलों को याद रखेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, वरना हर बार आपको कंसेप्ट की डेप्थ में जाना पड़ता है। जब जीरो अलाउ होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है n + r - 1 c
r-1। ये वो केस है जब 0 परमिसिबल है। हो सकता है हम 10 के 10 आर्टिकल्स किसी एक पर्सन को दे दें, और जब मिनिमम एक किसी को देना ही है तो हमारा फॉर्मूला होता है n-1 c r-1। यहाँ n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स को, और r रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पर्संस को जिनमें आपको उन आर्टिकल्स को डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके ना, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि हर एक चाइल्ड को कम से कम एक बलून तो मिलना ही चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला तो फिलहाल हमारे काम का नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन भी है। करेक्शन ये है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब हमारे पास 4 चिल्ड्रन हैं और आर्टिकल्स कितने हैं 20। पर एक शर्त जोड़ दी गई है कि किसी भी चाइल्ड को ऑड नंबर ऑफ बलून्स नहीं मिलने चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर एक चाइल्ड को इवन नंबर ऑफ बलून मिलना चाहिए? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ए को मिले हैं लेट अस से 2a बलून्स, बी को मिलने हैं 2b बलून्स, सी को 2c और डी को 2d बलून्स। यहाँ a, b, c और d ये नेचुरल नंबर है क्योंकि मिनिमम इनको हम 1 वैल्यू असाइन करेंगे। अब अगर हम a, b, c, d को चाहे इवन वैल्यू असाइन करें या ऑड वैल्यू असाइन करें, 2 से मल्टीप्लाई करते ही वो नंबर इवन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10। और अब हम इस क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स हैं, हमें इनको 4 पर्सन्स में बांटना है, हर एक के हाथ में एक आना चाहिए कम से कम। तो इमीडिएटली हम फॉर्मूला यूज करेंगे 10 माइनस 1 c 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9c3। अच्छा, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, नीचे 3 लिखा हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, नीचे लिखेंगे 1 2 एंड 3, और नीचे 3 टर्म्स हैं तो ऊपर भी 3 टर्म्स लेनी होगी बट रिड्यूसिंग वे में। सो 9 8 एंड 7, 3 goes into 9 3 times, 2 goes into 8 4 times, 12 into 7 84। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो थोड़ा सा आपको लॉजिक पर यहाँ फोकस करना होगा कि 10 आइटम्स हैं एक तरह से। आप यहाँ पे ये मत माने कि 20 बलून्स हैं, 10 बलून्स को आपको 4 पर्सन्स में बांटना है और वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। So this is 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये 10 आइडेंटिकल बलून्स मान लीजिए, 4 पर्सन्स में बांटना है, तो हम एक काम करें, 3 पार्टीशंस का हम इस्तेमाल कर लें। जैसे कि ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है और ये एक पार्टीशन। इन 3 पार्टीशंस की पोजीशन के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि ए को कितने बलून मिलेंगे, बी को कितने, सी को और डी को कितने। ना अगर हमने यहाँ पर इस पोजीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ए को मिलेंगे 2 बलून, बी को 3, सी को 2 और डी को 3। लेकिन अगर हम इसी पार्टीशन को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दें और इस पार्टीशन को लेटर से यहाँ से उठा के यहाँ लिख दें, तो अगेन अब हमारे पास एक नया सोल्यूशन आ जाएगा 2 5 1 2। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इन पार्टीशन की पोजीशंस कहाँ पे हम कर सकते हैं। क्या हम इन पार्टीशंस को यहाँ से यहाँ अरेंज कर सकते हैं, किसी भी एक पार्टीशन को नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो एक्सट्रीम लेफ्ट यानी ए के पास में 0 बलून आ जाएगा। सो अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये 3 पार्टीशन क्यों चाहिए, क्योंकि 4 पर्सन है। 3 पर्सन होते तो 2 पार्टीशन, 2 पर्सन होते तो 1 पार्टीशन। तो ये जो 3 पार्टीशंस है इन्हें हमें प्लेस करना है। क्या हम इनको प्लेस कर सकते हैं? हम इनको इस क्रॉस के आउटसाइड में प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इनको प्लेस करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पोजीशंस हैं। इन 9 पोजीशंस में से हमें सेलेक्ट करनी है 3 पोजीशंस जहां पर हम इन पार्टीशंस को प्लेस कर सकें, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये पार्टीशंस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, suppose the sum of the first n terms of an arithmetic progression is n plus twice of n square. If the nth term of the progression is divisible by 9, then the smallest possible value of n is। यहाँ पर हमें एक तो ये पता है कि n एक नेचुरल नंबर है और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी n टर्म्स, अगर हम फर्स्ट n टर्म्स की बात करें, उसका सम हमें गिवन है। लेट अस से ये टोटल वो टर्म्स हैं, तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स हैं, इनका सम हमें गिवन है। लेट अस इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Sn से, और ये है n plus 2n square।
अब क्या इस जानकारी से हम ये nth टर्म निकाल सकते हैं? लेट अस से दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, एंड दिस इज द nth टर्म। तो क्या हम ये nth टर्म निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर Sn निकाला, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर हम इसमें से सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दें, इस सम में से अगर हम ये सम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जिसे हम nth टर्म कह रहे हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स हम कैसे निकालेंगे? n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन से, तो ये हो जाएगा n माइनस वन प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस वन का होल स्क्वायर। और अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगी nth टर्म कि n माइनस n प्लस वन, तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया है वन प्लस ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। तो nth टर्म हमारे पास क्या आएगी? 2 इंटू टू एन 4n, ये हो गया माइनस टू प्लस वन, सो विल गेट माइनस वन। इट इज गिवन कि जो nth टर्म है ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो n की वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? एज वी कैन सी, अगर हम n की जगह 7 पुट करते हैं, तो 7 इंटू फोर 28 माइनस वन, 27 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देयर कैन बी हायर वैल्यूज ऑफ n आल्सो, बट हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम n की वैल्यू 7 से लेस, 1 से लेके और 6 तक कुछ भी रखते हैं, तो जो हमारी nth टर्म आएगी वो 9 का मल्टीपल नहीं है। ये क्वेश्चन रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of the number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5. तो अगर हम ये कहें कि 3x persons उसके आगे खड़े हैं, तो 5x persons उसके पीछे भी खड़े हैं। Now, total number of persons की अगर हम बात करें, तो हमें इसमें 1 ऐड करना होगा, बिकॉज पिंकी को भी हमें यहाँ पे काउंट करना होगा। If the total number of persons in the queue is less than 300. Now ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू है, it has to be a natural number, right? क्योंकि यहाँ पर अगर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें डेसिमल में नहीं निकालनी है, it has to be a natural number. तो 3x प्लस 5x, ये हो गया है 8x, 1 लेफ्ट साइड चला गया तो माइनस हो, राइट साइड जाने के बाद माइनस हो गया। x की वैल्यू 299 अपॉन 8, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 8 3 टाइम्स 24 59, 8 7 टाइम्स 56, 37 पॉइंट समथिंग से कम होगी। दैट मीन्स x की वैल्यू 37 हो सकती है, 36 हो सकती है, 35, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी, हमें 3x को मैक्सिमाइज करना है। x की मैक्सिमम वैल्यू है 37, तो 3x की मैक्सिमम वैल्यू होगी 37 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 1 1 1। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक ट्रेपेजियम है ABCD, साइड AD BC के पैरेलल है, एंगल BAD 90 डिग्री हमें गिवन है। BC की लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और AD की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ट्रेपेजियम की गिवन है 36 सेंटीमीटर। हमें ट्रेपेजियम का एरिया पता करना है स्क्वायर सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। सो दिस इज A, B, C एंड D। एंगल BAD हमें 90 डिग्री गिवन है। BC और AD एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेंथ ऑफ BC गिवन है 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AD गिवन है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 3 प्लस 8 11, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 36 में से, तो इन दोनों साइड्स का सम 25 होगा। लेट अस से ये साइड है x, तो ये वाली साइड हो जाएगी 25 माइनस x। ट्रेपेजियम का एरिया हमें पूछा गया है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि है 8 प्लस 3 11, मल्टीप्लाइड बाई
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम और वो है x। तो हमें बस x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम C से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें ऑन द ऑपोजिट साइड, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ध्यान रखिए दोनों पैरेलल हैं और क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। देयरफॉर अगर हमने यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा जहाँ ये वाला पार्ट, लेट अस से इस पॉइंट का नाम दे दिया है हमने E, AE 3 होगा और CE x होगा। कैन वी फाइंड द डिस्टेंस DE? 8 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 5 होगा और ये वाला एंगल क्या है हमारा? राइट एंगल। नाउ यहाँ पर हम बेसिक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर is equal to 25 minus x का स्क्वायर, that is 625 plus x स्क्वायर minus 50x, x स्क्वायर से x स्क्वायर हम कैंसिल कर दें, 50x is equal to 600, x is equal to 12। और एक बार x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम अपना डिजायर्ड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 goes into 12 6 times, 11 into 6 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Let a be the largest positive integer that divides all the numbers of the form 3 to the power k plus 4 to the power k plus 5 to the power k. So 3 to the power k, 4 to the power k plus 5 to the power k. a वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है, and b be the largest positive integer that divides all the numbers of the form 4 to the power k plus 3 times 4 to the power k plus 4 times k plus 2। 4 times k plus 2 को हम लिख सकते हैं 4 to the power k multiplied by 4 to the power 2। यहाँ k एक पॉजिटिव इंटीजर है, so k can take values like 1, 2, 3 and so on। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 to the power k हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 plus 3 plus 4 squared, 4 plus 16 ये हो जाएगा 20, so we can just write down 20 here। और 20 को हम लिख सकते हैं 4 multiplied by 5, तो ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 4 to the power k plus 1 multiplied by 5। ये हमारे पास एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है। b वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इसे डिवाइड करता है। ना अगर अब हम k की वैल्यू 1 ऑनवर्ड्स पुट करना शुरू करें तो सपोज अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 plus 4 plus 5 ये होगा 12। सो हमारा a 12 को डिवाइड कर रहा है, सो दिस कैन बी 2, 3, 4, 6 और 12 ऑल्सो। नाउ व्हाट अबाउट b? जैसे ही हमने k की वैल्यू 1 पुट की, ये हो गया है 4 स्क्वायर 16 into 5 80, तो हमारा b कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 2 4 और अप टू 80, जो भी 80 के फैक्टर्स हैं। क्या हो अगर हम k की वैल्यू 2 पुट करते हैं? 2 पुट करते ही ये हो गया 3 to the power 2 9, 4 स्क्वायर 16, दोनों का सम 25 और 5 स्क्वायर 25, ये हो गया है 50। नाउ a कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 1, 2, 5, 10, 50, मतलब वो सारे नंबर जो इनके फैक्टर हैं। पर अगर हम इन दोनों में देखें तो कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है एक तो 1 और एक हमें मिल रहा है 2। तो डेफिनेटली 2 से बड़ा इंटीजर वैल्यू हम एक ही असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम k की वैल्यू यहाँ 2 पुट करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4 क्यूब एंड इंटू 5 यानी कि 320। नाउ वी कैन सी b यहाँ पर 80 वैल्यू ले सकता है लार्जेस्ट, और यहाँ भी b 80 ले सकता है, क्योंकि अब क्या होगा हर बार हमारा जो आंसर है वो 4 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो b की लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो है 80, और a की अभी तक हमें क्या वैल्यू मिल रही है 2। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम सिर्फ एक काम और कर सकते हैं कि k की वैल्यू 3 ले लें। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 हमें बस ये देखना है कि क्या ये एक्सप्रेशन इवन है या ऑड है। अब 3 एक ऑड नंबर है, उसकी पावर आप कुछ भी लेंगे तो ऑड आएगा। 5 की पावर ऑड लेंगे तो ऑड आएगा। ऑड प्लस ऑड इवन। 4 की पावर अगर आप कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो वो इवन होगा और सारों को ऐड करने पर आंसर इवन आएगा। मतलब हर हालत में भी जो एक्सप्रेशन है वो इवन आएंगे। तो a
कि लार्जेस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 2। तो b की लार्जेस्ट वैल्यू 80, a की लार्जेस्ट वैल्यू 2, हमें a और b का सम पूछा गया है और वो होगा 82। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस पास्ट में भी कैट एग्जाम में पूछे गए हैं। a और b नेचुरल नंबर्स हैं। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए 14 गिवन है और b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी 28 है। हमें 2a प्लस b की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसमें एक काम कर सकते हैं, क्या हो अगर हम इसे इससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस 1 और अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में b कॉमन ले लें तो b यहाँ बचेगा अगेन a प्लस b प्लस 1 एंड दिस इज 14 अपॉन 28। क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं दोनों तो इनका सम 0 नहीं होगा तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 14 गोज इनटू 28 टू टाइम्स। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू या तो 1 और 2 होगी या उसका कोई मल्टीपल 2 और 4 होगी, 3 और 6 होगी एंड सो। इमीडिएटली हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। अगर हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 लें तो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2 एंड 1। तो यहाँ पर हमारी डिजायर्ड वैल्यू 4 आ रही है जबकि 14 चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स ट्राई विद दिस। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 एंड 2, 8 and 4 12 and 2 14। सो डेफिनेटली ए और बी की यही वैल्यूज होंगी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाएंगे ए और बी की हमारा आंसर 14 को क्रॉस कर जाएगा। तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन में हमें 2a प्लस बी पूछा गया है। ट्वाइस ऑफ ए हो गया है 4 और बी की वैल्यू 4 है तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या आएगी 8। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ थ्री इंटीजर्स हमें गिवन है 13 व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ दीज फोर इंटीजर्स रिमेन एन ऑड इंटीजर। तो तीन इंटीजर्स का एवरेज अगर 13 है तो उनका सम होगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 39। हमने इसमें n ऐड किया एक नंबर और जब हमने इसका एवरेज लिया तो हमारे पास एक ऑड इंटीजर आया है। n की मिनिमम वैल्यू हमें पूछनी है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि ऐसा नंबर ढूंढें जो 4 का मल्टीपल हो। तो 4 का मल्टीपल 39 के बाद तो 40 भी हो सकता है बट 40 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो विल गेट 10 विच इज नॉट एन ऑड नंबर। अगर हम n की जगह 5 लिख दें तो इट विल बिकम 44 और 44 अपॉन 4 करने पर 11 आ जाएगा। 11 इज एन ऑड इंटीजर सो देयरफॉर n की मिनिमम वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 5। उसके बाद हम चाहें तो इसमें 13 भी लिख सकते हैं बिकॉज 39 प्लस 13 करेंगे तो विल गेट 52 एंड 52 अपॉन 4 13 विच इज अनदर ऑड नंबर। बट क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू पूछी गई है n की वैल्यू हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर 5। सो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फंक्शंस एंड ग्राफ्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ a for which the given equation has an infinite number of solutions for x। That means जहां पर हम x की infinite values पुट करें तो भी ये हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू होगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस साइन की, हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी मॉड्यूलस से जुड़ी हुई समझनी होगी। जब भी हम मॉड्यूलस लेते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं, साइन पर फोकस नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास में मान लीजिए मॉड्यूलस 7 हमें निकालना होता तो हम लिखते 7 और अगर हम मॉड्यूलस -7 निकालते तो भी हम यहाँ पर 7 लेते। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव होगी या ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है अगर हम x की वैल्यू -a पुट कर दें। ऐसे ही ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल टू 0 करें और नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो x - 1 इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब है x की वैल्यू हमारी 1 आ गई ना, क्योंकि इन दोनों का सम 2 है और हम जानते हैं कि इनमें से कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम सिर्फ गैप के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन सपोज यहां पर हम एक नंबर ले लें या हम यहां पर एक नंबर ले लें। यहां अगर गैप 2 का है
तो भी हम a को यहाँ लिख सकते हैं, और अगर ये गैप यहाँ पर 2 का है तो भी हम a की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो a के लिए हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ आएगी, एक ये और एक ये। एक वैल्यू इससे दो ज्यादा होगी, दैट मीन्स 3, और एक वैल्यू से दो कम होगी, दैट इज -1। नाउ ये -1 कब आया है? जब हमने इसको इक्वल टू 0 किया है। दैट मीन्स अगर हम a की जगह 1 पुट कर दें और फिर इसको इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी, जो ये रही। ऐसे ही ये 3 कब आया है? अगर हम a की जगह -3 पुट कर दें तो x -3 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 3 आएगी। तो a की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एक तो है 1 और एक है -3। नाउ हमें यहाँ पर पूछा गया है लार्जेस्ट रियल वैल्यू। a की लार्जेस्ट रियल वैल्यू -3 नहीं, क्या होगी? 1। तो हम अपना आंसर फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे। पर थोड़ा सा इस लॉजिक को समझ लें। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट की, इससे हमारे पास में x प्लस 1 0 हुआ, हमने इक्वल किया, x की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू हम यहाँ से लेके और यहाँ तक कुछ भी पुट करें, हमारी इनइक्वालिटी ट्रू होगी, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के बीच में गैप हर बार 2 का रहेगा। सपोज हमने x की वैल्यू यहाँ पर कोई एक वैल्यू ले ली, लेट अस से -0.5। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहाँ पर, पहले तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम x की वैल्यू -0.5 लिखते हैं तो -0.5 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -0.5 -1 हो जाएगा। 1 माइनस 0.5 इज 0.5, और इसका मॉडुलस लेंगे तो 0.5, और -1 एंड -0.5 -1.5, और इसका मॉडुलस लेंगे तो 1.5। दैट मीन्स हमारा सम 2 आएगा। क्योंकि मॉडुलस में हम सिर्फ गैप्स पर फोकस करते हैं, यहाँ इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 0.5, और इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 1.5। इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, तो x की वैल्यू हम इस रेंज में, इसके बीच में कहीं भी ले लें, हर बार हमारा सम क्या आएगा, 2। दैट मीन्स हम x के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अगर हम a की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें। ठीक है, तो ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, एंड देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर हमें सावधानी से करनी होगी। अमल buys 110 kilogram of syrup and 120 kilogram of juice, syrup being 20% less costly than juice per kilogram। तो हम एक काम करते हैं, सिरप को रिप्रेजेंट कर देते हैं S से, जूस को J से। 110 किलोग्राम तो सिरप परचेज कर रहे हैं, और 120 किलोग्राम जूस। सिरप की जो प्राइस है वो जूस की प्राइस से 20% कम है। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, लेट अस से ये प्राइस है 100x पर किलोग्राम, तो ये प्राइस इससे 20% कम होगी, दैट इज 80x पर किलोग्राम। अगर हमें यहाँ पर ये पता करना हो कि कुल कितना अमाउंट स्पेंड किया है अमन ने, तो हम कहेंगे 110 इंटू 80, दैट इज 8800x, प्लस 120 इंटू 100, दैट इज 12000x। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 20800x। नाउ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ही सेल्स 10 किलोग्राम ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट। तो सिर्फ 10 किलोग्राम सेल किया है 10% प्रॉफिट पे, इसका 10% होता है 8x, दैट इज सेलिंग प्राइस हो जाएगी 8x। 20 किलोग्राम ऑफ जूस एट 20% प्रॉफिट, 20 किलोग्राम जूस एट 20% प्रॉफिट, यानी 20x हायर प्राइस पर, तो 120x पर। मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, अमल सेल्स द मिक्सचर। कितना बचा है हमारे पास, टोटल क्वांटिटी 3, 120 प्लस 110 230 किलोग्राम, 10 और 20 30 किलोग्राम हम सेल कर चुके हैं अमल यहाँ पर। अब बचा है 200 किलोग्राम, और ये इन्होंने सेल किया है किस प्राइस पर, 308.32 पर। तो ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ चुकी है, एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%। हमारी ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमारी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस से
64% ज्यादा है, सो वी कैन सिंपली राइट डाउन 164%, या इसको हम इस तरह से 164/100 लिख सकते हैं। देन अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप इन रुपीज पर किलोग्राम, हमें 80x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। इसे हम सॉल्व करते हैं। वी विल गेट 880x प्लस 2400x प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल करेंगे, तो विल बी लेफ्ट विद 30832 इज इक्वल टू, नाउ अगेन यहाँ पर हम ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विद 208x मल्टीप्लाइड बाई 164। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस में आप कोशिश करिएगा कि लास्ट तक कैलकुलेशन अवॉइड कर सकें। 24 and 832 80x, ये राइट साइड आ जाएगा। सो 208x मल्टीप्लाइड बाई 164 माइनस 32 80x। ना अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक तो देखिए 164 यहाँ कॉमन आ जाएगा, और एक चाहे तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो वी कैन राइट डाउन हियर 2 इंटू 164 इंटू एक्स। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 104। 164 का डबल होता है 328, तो यहाँ बचेगा 10। राइट हैंड साइड पे हम अभी फिलहाल कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई वैल्यूज हमारी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। 104 माइनस 10 करने पर वी विल गेट 94। सो यहाँ पर वी कैन राइट डाउन 94। नाउ 2 से 2 अब हम कैंसिल कर सकते हैं। 94, नाउ ये दोनों ही नंबर्स डिविजिबल होंगे 2 से, तो वी कैन राइट इट डाउन एज 47, और ये हो गया है 15416। अगेन हमें कोशिश करनी है कि अगर ये नंबर 47 से कैंसिल हो जाए, बिकॉज जनरली इस तरह के केसेस में आपको इंटीजर में ही वैल्यू मिलती है। 47 3 टाइम्स, ये हो गया है 141, वी आर लेफ्ट विद 13, 131। 47 2 times 94, we are left with 37, 376, 47 8 times 376, so this is equal to 164 into x। 164 goes into 328 2 times, x की वैल्यू 2 आ गई। तो व्हाट अबाउट 80x, ये इक्वल होगा 160 के, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ये क्वेश्चन एवरेज एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इसी लेवल का क्वेश्चन है। A mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. So lemon juice है, sugar syrup है, equal proportion में है। Let us say दोनों की हमने 1 यूनिट ऐड की है, तो हमारे पास टोटल मिक्सचर की 2 यूनिट्स आ गई है। A new mixture is created by adding this mixture. Let us say मिक्सचर ये रहा, इसमें 2 यूनिट्स हैं, and sugar syrup in the ratio 1:3। तो 1:3 रेशियो मेंटेन करने के लिए अगर ये 2 है, तो इसमें हमें 6 यूनिट्स शुगर सिरप की ऐड करनी होगी। इस मिक्सचर में ऑलरेडी लेमन जूस है 1 यूनिट और शुगर सिरप है 1 यूनिट, तो टोटल शुगर सिरप हो जाएगा 7 यूनिट और लेमन जूस हो जाएगा 1 यूनिट। Then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the new mixture is, and we can immediately say the answer will be 1:7, और सेकेंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। In a class of 100 students, 73 like coffee, 80 like tea and 52 like lemonade. It may be possible that some students do not like any of these three drinks. Then the difference between the maximum and minimum possible number of students who like all the three drinks is. एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पर वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। 3 सर्कल हैं, ये टोटल जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 स्टूडेंट्स को। कॉफी लाइक करने वाले कितने हैं 73, टी लाइक करने वाले 80 एंड लेमनेड लाइक करने वाले 52। ये वैल्यू 0 नहीं है, हो सकता है ये 0 हो सकता है यहाँ पर कोई वैल्यू हो, दैट इज वो लोग जो कॉफी टी और लेमनेड में से कोई भी चीज पसंद नहीं करते हैं, वो यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है। हमें इनर मोस्ट वैल्यू का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंस लेना है। ना यहाँ पर एक बहुत बेसिक रूल जो है वो हमें समझना होगा। अगर हम इस इनर मोस्ट वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली ये वाली वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम फिक्स होगा। ये इंक्रीज हो गया तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया
तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है। ना अगर हम इन तीन वैल्यूज पर नजर डालें, अगर हमने इसको इंक्रीज किया है और ये दो डिक्रीज हो गए, तो देखा जाए तो एक बार डिक्रीज हो रहा है एक्स्ट्रा, बैलेंस करने के लिए इसे इंक्रीज होना पड़ेगा। सेम लॉजिक, इसे इंक्रीज होना होगा और इसे इंक्रीज होना होगा। अगर हम यहाँ देखिए तो 1 2 3 4, 4 इंक्रीज हो रहे हैं और 3 डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि टोटल वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसे डिक्रीज होना। ये दोनों जो जोन हमने बात की है, एक जोन तो कौन सा है हमारा, ये वाला, एक जोन है ये, एक जोन है ये, और एक ये जोन। ये चारों जोन एक जैसा बिहेव करते हैं। आप इनमें से किसी को भी एक नंबर से इंक्रीज करेंगे तो बाकी तीनों भी एक नंबर से इंक्रीज हो जाएंगे, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली बाकी के जो चार हमारे पास में जोन हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर हम इन चार को डिक्रीज करेंगे तो बाकी के चार इंक्रीज हो जाएंगे। इनइक्वालिटी या मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चंस को करने में ये अप्रोच हमारी बड़ी मदद करती है। नाउ यहाँ पर हमें इनर मोस्ट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें नजर डालनी होगी उस पर्टिकुलर सर्कल पर जहां पर वैल्यू सबसे लोएस्ट है, क्योंकि सेट थ्योरी में हम किसी भी वैल्यू को नेगेटिव असाइन नहीं कर सकते हैं। क्या हम इसे 52 वैल्यू दे सकते हैं? अगर हम इसे 52 देंगे तो ये बाकी जो तीन जोन हैं उन्हें हमें 0 देना होगा। इन तीनों का सम हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 48। 48 से कम चलेगा पर 48 से ज्यादा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक बार 0 ले लेते हैं। अगर हमने इसको 0 लिया तो इसे हमें 28 लेना होगा सो दैट इस सर्कल का सम 80 हो जाए। और अगेन इसको अगर हमने 0 लिया तो इस सर्कल का सम 73 करने के लिए हमें यहाँ पर 21 लेना होगा। पर यहाँ छोटी सी दिक्कत हो गई, इन दोनों का सम है 49। 49 प्लस 52 करेंगे 101, तो हमें इसे -1 करना होगा जो अलाउ नहीं। तो ये -1 को अगर हम 0 करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इसे हम इंक्रीज कर देते हैं बाय 1, तो ये 0 हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये दोनों 1 से डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 27। अब आप देखेंगे कि हमारी सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। 21 एंड 27, 48 प्लस 52 100, 28 और 52 ये 80 है, 53 और 20 73। इसका मतलब है हम इनर मोस्ट वैल्यू को मैक्सिमम 52 असाइन कर सकते हैं। अब हम फोकस करेंगे ऑन मिनिमम वैल्यू। हमें इनर मोस्ट को अगर मिनिमम करना है, दैट मीन्स अगर ये वाला पार्ट मिनिमम करना है, तो हमारी कोशिश होगी कि बाकी सारे पार्ट भी उस समय मिनिमम वैल्यू पे पहुंचे और ये सारे पार्ट्स मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे। तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे इन तीन वैल्यूज पर और इन्हें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमाइज करने की। ना यहाँ इस सर्कल की वैल्यू है 73, तो इस सर्कल के बाहर जितने भी रीजन हैं उनका सम 27 होना चाहिए, तभी 100 हमारा सम होगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, ये जो रीजन है क्योंकि हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसे हम 27 असाइन कर दें। बाकी इस रीजन को, इस रीजन को और इस रीजन को हम क्या वैल्यू दे दें, 0। सेम लॉजिक यहाँ पर, इस सर्कल की वैल्यू 80 है तो इसके बाहर के जितने भी जोन हैं या रीजन हैं उनका सम 20 होना चाहिए। मैक्सिमाइज करने के लिए हम एक काम करें, इसे 20 दे दें और बाकी सबको 0 कर दें। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पार्ट की, ये सम 52 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाहर बचा है 48, मैक्सिमाइज करने के लिए हम इसे 48 दे दें। हमें बस ये देखना होगा कि ऐसा करने पर कहीं कोई हमारी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही हो। 20 एंड 27, 47 एंड 48 95, टोटल 100 चाहिए, तो क्या हम इसे 5 असाइन कर सकते हैं? अब अगर हमने इसको 5 से कम किया तो हमारी कुछ और वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो इनर मोस्ट जो पार्ट है उसकी लोएस्ट वैल्यू होगी 5। हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 47। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Trains A and B start traveling at the same time towards each other with constant speeds from stations X and Y respectively. हम यहाँ एक काम कर सकते हैं, ये दो स्टेशन हम मार्क कर देते हैं, X एंड Y। A डिपार्ट करती है X से टूवर्ड्स Y और B ट्रेन डिपार्ट करती है Y से टूवर्ड्स X at the same time. Train A reaches station Y in 10 minutes.
ट्रेन ए को यहाँ से यहाँ आने में 10 मिनट्स का टाइम लगा है। दैट मीन्स इस पूरे टाइम की अगर हम बात करें फ्रॉम ट्रेन एज पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये टाइम होगा 10 मिनट। While train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स पर पहुंचने में 9 मिनट लगेंगे। अब एक काम करते हैं, मान लीजिए दोनों ट्रेन्स यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों ही ट्रेन्स ने एक साथ अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेशन से डिपार्ट करी है। ट्रेन ए हमारी यहाँ पहुंची और तभी हमारी ट्रेन बी भी यहाँ आ गई है। कितना टाइम लगा है? लेट अस से यहाँ टाइम लगा है ट्रेन ए को t मिनट्स, तो डेफिनेटली ये वाला टाइम भी क्या होगा? t मिनट्स, क्योंकि दोनों की स्पीड्स कांस्टेंट है बट डिफरेंट हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, ये कहीं भी होगा ना। अगर हम यहाँ से और यहाँ पर ट्रेन ए के आने का टाइम पता करना चाहें तो वो क्या होगा? टोटल टाइम लगा है 10 मिनट्स, यहाँ से यहाँ t मिनट्स, तो ये 10 माइनस t मिनट्स। व्हाट अबाउट ट्रेन बी? यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? ट्रेन बी को यहाँ से और यहाँ आने में हमें गिवन है 9 मिनट्स लग रही है, सो 9 मिनट्स। नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा रेशियो में डील करना की कोशिश करें। अगर हम यहाँ बात करें, सपोज ये x है, ये y है और ये पॉइंट है z, तो डिस्टेंस xz को ट्रैवल करने में ट्रेन ए को टाइम लग रहा है t मिनट्स और ट्रेन बी को टाइम लग रहा है 9 मिनट, तो सेम डिस्टेंस चलने में टाइम टेकन रेशियो है t/9। व्हाट अबाउट द टाइम टेकन रेशियो अगर हम बात करें डिस्टेंस zy की? ट्रेन ए को लग रहा है 10 माइनस t मिनट्स और ट्रेन बी को लग रहा है t मिनट्स, क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स ने पूरे कोर्स में अपनी स्पीड ऑल्टर नहीं की है, तो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम टेकन रेशियो होगा वो हर बार सेम होगा। टाइम डिफरेंट हो सकते हैं पर रेशियो हर बार सेम होगा। दैट मीन्स हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस 90, इन दोनों टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, माइनस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे, t प्लस 15 एंड t माइनस 6। t की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -15 बट टाइम टेकन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी वैल्यू आएगी 6। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स। ट्रेन बी ने टाइम लिया है t प्लस 9 मिनट्स, t की वैल्यू है 6 प्लस 9 मिनट्स करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 मिनट्स। सेकेंड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Alex invested his savings in two parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is the same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. Let us say वो दो पार्ट्स हैं हमारे A and B। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल multiplied by rate of interest per annum multiplied by time period divided by 100। और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल multiplied by rate of interest per annum time period upon 100। गिवन है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नाउ 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 goes into 12 3 times, 3 goes into 15 5 times। हमारे पास A और B का रेशियो आ गया है 3/5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। टोटल सेविंग्स को अगर हम 8 रुपीज मानते हैं तो फर्स्ट पार्ट में 3 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हमें ये पता करना है ये वैल्यू परसेंटेज में कैलकुलेट करने पर क्या आएगी? आंसर होगा 37.5%। सेकेंड ऑप्शन हम मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एवरेज, एलोकेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। The average weight of students in a class increases by 600 gram when some new students join the class. If the average weight of the new students
is 3 kilogram more than the average weight of the original students, then the ratio of number of original students to the number of new students is. हम एक काम करते हैं, ओरिजिनल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं O से, न्यू स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं N से। यहाँ एवरेज वेट हम अज्यूम कर रहे हैं x किलोग्राम पर पर्सन, यहाँ पर एवरेज वेट है x प्लस 3 किलोग्राम पर पर्सन। अगर हम इन सभी का एवरेज निकालें, इट इज गिवन दैट द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 600 ग्राम। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने पर जो क्लास का न्यू एवरेज होगा वो होगा x प्लस 0.6। हमने 600 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि x की वैल्यू हमने किलोग्राम में अज्यूम की है। एलिगेशन मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। इस मेथड में हम दोनों वैल्यूज यहाँ लिखते हैं और बीच में एवरेज लिखते हैं, और डिफरेंस लेने के बाद हम अपोजिट साइड में उस डिफरेंस को लिख देते हैं। ना क्योंकि एवरेज हम यहाँ ले रहे हैं तो जो एवरेज होगा वो इस वैल्यू से अगर लोअर है तो इस वैल्यू से हायर होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 0.6 ये होगा 2.4, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 0.6। ये हमारा डिजायर्ड रेशियो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 4:1, बिकॉज डेसिमल हम यहाँ से हटा सकते हैं। 6 goes into 24 4 times, 4:1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अक्षिता बाइज 4 किलोग्राम कैश्यूज, तो हम लिख देते हैं 4 किलोग्राम कैश्यूज, 14 किलोग्राम पीनट्स, 14 किलोग्राम पीनट्स and 6 kilogram almonds. When the cost of 7 kilogram cashews, 7 किलोग्राम कैशू इक्वल है किसके, 30 किलोग्राम पीनट्स इक्वल है किसके, 9 किलोग्राम ऑलमंड्स के। ना आगे बढ़ने से पहले हम एक काम यहाँ कर सकते हैं, कोई प्राइस हम निकाल लें। हम एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लें जो इन तीनों का एलसीएम हो या उसका कोई मल्टीपल, तो वी विल गेट हियर 630x। तो व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कैशू, 630x अपॉन 7 हम कहेंगे 90x। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पीनट्स, 630 अपॉन 30 वी विल गेट 21x। And what about the cost of 1 kilogram of almonds, 630 upon 9 70x। अगर ओवरऑल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी हो तो 90 into 4 ये हो गया है 360x, 21 into 14 ये हो गया है 294x, and 70 into 6 420x। इन सभी को अगर हम ऐड कर लें तो वी विल गेट 1074x। ये हमारी इस केस में टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। शी मिक्सेस ऑल द 3 नट्स, सारे नट्स को अगर मिक्स किया तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है हमारे पास, 24 किलोग्राम, एंड मेक्स अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1752। लेट अस से प्राइस है ₹m। नाउ अगर हम ये 24 किलोग्राम जो हमारे पास नट्स हैं इन m रुपीस पर किलोग्राम की प्राइस पे सेल करें तो हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 1752 का, मतलब ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस से 1752 रुपीस ज्यादा है। नेक्स्ट, शी सेल्स 4 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस थी m, 4 किलोग्राम सेल किया है इस मार्क प्राइस पे, सो दिस इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, एंड द रिमेनिंग एट अ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मतलब रिमेनिंग कितना हुआ, 20 किलोग्राम, मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट होता है 1/5, सो दैट मीन्स वो 4/5 ऑफ द प्राइस पर उसे सेल कर रही है। ऐसा करने पर 744 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, सो दिस वैल्यू इज कॉस्ट प्राइस प्लस 744। 5 goes into 20 4 times, 4 into 4 16m plus 4m, सो हमारे पास आ गया है 20m is equal to CP plus 744। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4m, CP से CP हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा,
12 माइनस 4 ये 8 हो गया है, ये 0 है, एंड यहाँ पर 17 माइनस 7 ये हो गया है 1008। सो इससे हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 252 रुपीज पर किलोग्राम। ये हमारे नट की सेलिंग प्राइस है जो कि मार्क की गई थी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अमाउंट इन रुपीज दैट शी हैड स्पेंट इन बाइंग आलमंड्स। हमें कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है? 420x, ये वैल्यू निकालनी है। इसके लिए x आना चाहिए, तो एक काम करें, m की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर। सो 24 मल्टीप्लाइड बाई 252 इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1074x प्लस 1752। 24 इंटू 25 250 है, ये हो गया है हमारा 6000, एंड 24 इंटू 248, सो दिस विल बी 6048 माइनस 1752 is equal to 1074x. 8 minus 2 ये 6 हो गया है, 14 minus 5 9, and then we have here 9 minus 7 2, 5 minus 1 4 is equal to 1074x. 1074 goes into 4296 4 times, तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। 420x हमें कैलकुलेट करना है, सो 420x होगा 420 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ₹1680। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है। क्योंकि जो भी वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के वो सर्कल पे लाई करते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं जो सारे ही वर्टिसेस से गुजर रहा हो। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस हमें गिवन है आर। नाउ यहाँ एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल के चारों तरफ अगर हम एक सर्कल बनाते हैं जो सारे वर्टिसेस से गुजरता है, तो जो सर्कल की डायमीटर होती है वो रेक्टेंगल की डायगोनल के इक्वल होती है। नाउ डायमीटर का मतलब क्या हो गया? रेडियस प्लस रेडियस या ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये 2r हो गया। लेट अस से हम इस रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो ये जो डायमीटर है 2r वो एक्चुअल में सर्कल की, इस रेक्टेंगल की डायगोनल होगी। दो साइड्स हैं, एक की लेंथ हम x मान लेते हैं और एक की लेंथ हम y मान लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमें p गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ x प्लस y। ये हमें p गिवन है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमसे पूछा गया है, दैट इज x इंटू वाई की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ना यहाँ पर हम एक काम करें, x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? p अपॉन 2 के। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करें तो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 4। ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम इस ट्राइंगल में अगर देखें ADC में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम 4r स्क्वायर लिख सकते हैं और उसको राइट साइड ले जाएं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2xy। अगर 2 को हम दोनों टर्म्स में यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये 4 और के साथ 2 मिलके 8 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 2 लिखेंगे तो 4 2 से कैंसिल होगा, तो वी विल गेट 2r स्क्वायर। तो हमारा डिजायर्ड एरिया क्या होगा? p स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 2r स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फॉर नेचुरल नंबर्स x, y एंड z, xy प्लस yz 19 गिवन है, yz प्लस zx 51 गिवन है। मिनिमम वैल्यू हमें पता करनी है x, y और z की प्रोडक्ट की। now सबसे पहले यहाँ पर हमें नजर रखना होगा xy प्लस yz पर। ये सब 19 है। अगर हम यहाँ y कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x प्लस z।
क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, हमें इसके दो फैक्टर्स चाहिए, उनमें से एक को हम y के लिए असाइन कर देंगे और दूसरे को x प्लस जेड के लिए। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती है, अगर हम इसको 1 और इसे 19 दे दें और इसे 19 और इसे 1 दे दें। बट सेकेंड पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर x और z दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका मिनिमम सम भी 2 होगा, ये 1 नहीं हो सकता है। अच्छा, ये नहीं कहा गया है कि सारे डिफरेंट हैं, दे मे बी सेम आल्सो, बट किसी भी हालत में सम उनका 1 नहीं हो सकता है, तो हम इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें y की वैल्यू मालूम चल चुकी है और वो कितनी है, 1, और साथ में एक और जानकारी हमें मिल गई है, x प्लस z, ये हो गया है 90। अब हम फोकस करते हैं सेकेंड इक्वेशन पर, yz प्लस zx इज इक्वल टू 51। ना y की वैल्यू 1 है तो इसको तो हम यहां से हटा दें, z कॉमन ले लें, 1 प्लस x इज इक्वल टू 51। क्या हम यहां से z को x की टर्म में लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स, तो z की जगह हम लिख देते हैं 19 माइनस एक्स, और ये है 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 51। सॉल्व करें, 19 प्लस 19x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51। माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 19x माइनस एक्स, ये हो गया 18x, अगेन राइट साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 18x, 19 राइट साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 51 में से, वी विल गेट प्लस 32। दो फैक्टर्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक होगा x माइनस 16 और दूसरा x माइनस 2। तो x की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, 16 और 2। तो अगर हम x की वैल्यू 16 लें या x की वैल्यू 2 लें तो हमें कॉरस्पॉन्डिंगली z की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू अगर हम 16 लेंगे तो z हो जाएगा 19 माइनस 16, दैट इज 3, और अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो 19 माइनस 2, ये हो जाएगा 70। दो केसेस हमारे सामने हैं, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स वाई जेड के प्रोडक्ट की। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 16 इंटू 3, ये हो गया है कितना, 48, और यहाँ पर 1, 2 और 17 का प्रोडक्ट 34, तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, 34। ना यहाँ पर इस बात की हमें चिंता नहीं करनी कि हमें x की वैल्यू 16 और या 2 आएगी, हो सकता है z की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 2 हो जाती, तो कॉरस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 17 हो जाती, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता। तो हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा, 34। ये क्वेश्चन रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। In a village, the ratio of number of males to females is 5:4। तो हम यहाँ लिख देते हैं मेल्स एंड फीमेल्स, इनका रेशियो हमें क्या गिवन है, 5:4। The ratio of number of literate males to literate females is 2:3। तो यहाँ पर हम दो कैटेगरी बना देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम लिख देंगे लिटरेट मेल्स से LM, सेकेंड कैटेगरी में इलिटरेट मेल्स, ऐसे ही लिटरेट फीमेल्स एंड इलिटरेट फीमेल्स। तो लिटरेट मेल्स और लिटरेट फीमेल्स का रेशियो हमें गिवन है 2:3। The ratio of number of illiterate males to illiterate females, illiterate males और illiterate females, ये रेशियो हमें गिवन है 4:3। If 3600 males in the village are literate, literate male का नंबर हमें गिवन है 3600। Now literate male और literate female का रेशियो है 2:3। तो अगर ये नंबर 3600 हो गया तो यहाँ से यहाँ निकले 1800 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी हम 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, we will get 5400, so that ये रेशियो 2:3 मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया है 5400। व्हाट अबाउट इलिटरेट मेल्स और इलिटरेट फीमेल्स, ये रेशियो है 4:3। लेट अस से ये है 4x और ये है 3x। इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा टोटल मेल्स को और इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा टोटल फीमेल्स को।
और टोटल मेल्स और टोटल फीमेल्स का रेशियो में क्या गिवन है 5:4. सो वी कैन जस्ट राइट डाउन 3600 प्लस 4x divided by 5400 plus 3x is equal to 5 upon 36 into 4 ये हो गया है 14400 plus 16x 5400 into 5 ये हो गया है 27000 plus 15x तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 27000 minus this value that is 12600. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज. टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स ये रही. तो x को पहले तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 37,800 और उसमें 5400 अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 43,200 और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ये क्वेश्चन फंक्शंस एंड ग्राफ्स आर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. इट इज गिवन दैट a is greater than or equal to 0 but less than or equal to x which is subsequently less than or equal to 100. fx हमें गिवन है, ये किसके इक्वल है? x माइनस a का मॉड्यूलस प्लस x माइनस 100 का मॉड्यूलस प्लस x माइनस a माइनस 50 का मॉड्यूलस. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx becomes 100. नाउ हमें एक बात इंश्योर करनी है कि जो भी हम वैल्यू लें a की, हमें fx की मैक्सिमम वैल्यू वहां पर 100 मिलनी चाहिए. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए a किसके इक्वल है. सबसे अच्छा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं. सबसे पहले विल गो विद 100. क्या हो अगर हम a की जगह 100 पुट कर दें? सो दिस विल बिकम x minus 100. This will become x minus 100 and this will become x minus 100 minus 50 that is 150. Now अगर इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इंडिविजुअली तीनों को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो मिल जाएगी कितनी? 100 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 150. Now, अब एक बात ध्यान रखनी है, x की वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन और इक्वल टू 100 होनी चाहिए. दैट मीन्स x की वैल्यू किसी भी हालत में हम ये 150 पुट नहीं कर सकते. अगर हमने x की वैल्यू 100 पुट कर दी और हमने यहाँ पर a 100 अज्यूम किया था तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हम 100 से कम नहीं लिख सकते क्योंकि वो या तो a के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, बट वो हर हालत में 100 के इक्वल और से कम होगा. मतलब यहाँ पर हमारे पास x के लिए सिर्फ a की वैल्यू है 100 और अगर हम x की वैल्यू 100 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -50. मॉड्यूलस लेने पर हमारा आंसर फाइनली 50 आएगा. इनफैक्ट हमारी सिर्फ a की वैल्यू आएगी 50, हमें fx की वैल्यू क्या चाहिए होगी? 100. तो इसीलिए हमारा ये जो अजम्पशन था कि हम a की वैल्यू 100 ले लें, ये अजम्पशन हमारा गलत था. अब हम फोकस करते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी पे. चलिए इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. हम a की वैल्यू 0 ले लें. अगर हम a की वैल्यू 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगा. x माइनस 100 एज इट इज, ये हो जाएगा x माइनस 50. इनको इंडिविजुअली अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू आएगी 0, x की वैल्यू आएगी 50 और x की वैल्यू आएगी 100. ना x की वैल्यू हम क्योंकि a 0 लिया है तो 0 से 100 तक कुछ भी ले सकते हैं, बट क्या हम x की वैल्यू कुछ भी लें तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है क्या? ये हमें पहले चेक करना. क्या हो अगर हम x की वैल्यू 0 ही ले लें? अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो 0 माइनस 0 ये तो हो जाएगा 0, मॉड्यूलस लिया. 0 माइनस 100 ये हो गया 100, 0 माइनस 50 ये हो गया 50. तो हमारी fx की वैल्यू 150 हो जाएगी. हमारी fx की मैक्सिमम वैल्यू 100 होनी चाहिए, 150 परमिसिबल नहीं है. इसका मतलब है हम x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, a की वैल्यू क्या नहीं ले सकते हैं? 0.
सेकेंड ऑप्शन भी हमारे हाथ से चला। अब हम फोकस कर रहे हैं थर्ड वैल्यू पर। क्या है थर्ड वैल्यू हमारे सामने? ये है 50। अगर हम a को 50 ले लें तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो हम x लेंगे वो 50 के इक्वल या उससे बड़ा, पर 100 के इक्वल और उससे छोटा होना चाहिए। हमने a की जगह 50 लिख दिया। 50 माइनस 50 100, तो x माइनस 100 आ गया। तो हमारे पास में अब दो वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है, एक तो है 50 और एक 100। x की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। क्या मैक्सिमम वैल्यू 100 आएगी? तो एक काम करते हैं, बाउंड्रीज पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं x को 50 लिख दूं तो 50 माइनस 50 ये हो गया 0। 50 माइनस 100 माइनस 50, मॉड्यूलस लूंगा तो 50, और यहाँ पर भी 50। सो व्हाट वी फाइंड कि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 100 आ रही है। ओके ना, अगर हम x की वैल्यू 100 लिख दें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये होगा 50, मतलब वैल्यू 50 हो गई। तो 100 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है। क्या हो अगर हम बीच में कोई वैल्यू ले लें? लेट अस से हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली 70, तो 70 माइनस 50 करेंगे तो ये होगा 20। 70 माइनस 100 करेंगे तो माइनस 30, मॉडुलस 30, और 70 माइनस 100 अगेन सेम 30। व्हाट वी फाइंड कि हमारी वैल्यू यहाँ पर fx की रिड्यूस हो रही है। इस पॉइंट पर fx की वैल्यू 100 आ रही थी, और यहाँ से जब हम इधर मूव कर रहे हैं x की वैल्यू, तो यहाँ आते आते वो 50 आ गई। तो fx की वैल्यू 100 मैक्सिमम आ रही है, मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर क्या हम लास्ट ऑप्शन को एक बार चेक करना चाहेंगे? क्या हम a की वैल्यू 25 यहाँ पर ले सकते हैं ना? अगर हमने a की वैल्यू 25 ली तो हमारे पास में x के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे? x 25 के इक्वल या उससे बड़ा, एंड 100 के इक्वल या उससे छोटा, जो कंडीशन हमें गिवन है। हमने a की जगह 25 लिखा, यहाँ पर 25 माइनस 50 75, तीनों को इंडिविजुअली जीरो किया तो हमारे पास में एक वैल्यू आ गई है 25, एक वैल्यू आ गई है 75, और एक वैल्यू आ गई है 100। x की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ले सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि क्या ऐसा करने पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू 100 आ रही है या नहीं आ रही। अगर 100 आ रही है तब तो हम आगे बात करेंगे, वरना हम उस वैल्यू को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो, अगर x की वैल्यू हम इस जोन को, मतलब यही वैल्यू ले लें, से x को 25 ले लें, 25 माइनस 25 0, 25 माइनस 100 माइनस 75, मॉड्यूलस लेंगे तो 75, 25 माइनस 75 माइनस 50, मॉड्यूलस लेंगे तो 50। fx की वैल्यू 125 हो चुकी है। हम चाहते हैं fx की वैल्यू मैक्सिमम 100 हो, जो कंडीशन यहाँ गड़बड़ हो गई है। फोर्थ ऑप्शन भी हमारे हाथ से चला गया है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन।